हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 के मिसलेनियस एग्जाम्पल्स को और उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल 26 ले लिया है। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि हमें इस तरह के क्वेश्चंस को किस मेथड को यूज़ करके हम इसको प्रूफ करेंगे। यहाँ हम यूज़ करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, दैट मीन्स PMI, जो कि हमने क्लास 11th में सीखा था। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। और ये PMI मैथमेटिकल इंडक्शन, ये मेथड ये प्रिंसिपल हम कब अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कब हमें ये प्रिंसिपल अप्लाई करना होगा, किन क्वेश्चंस में, कैसे पता चलेगा कि हमें PMI को यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हमें क्वेश्चन में कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन होती है और उसका हमें एक जर्नल फॉर्म हमें शो करके दिखाना होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम PMI यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज़ करेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस हमने 11th में सीखे थे, PMI को कैसे हमने वहाँ पर इम्प्लाई किया था। तो फिर से मैट्रिक्स क्वेश्चन में हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन गिवन है वेयर a इज इक्वल टू दिस मच एंड देन प्रूव दैट एंड a टू द पावर is equal to something like this, where n belong in set of all natural numbers. यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या कहता है। अब मैथमेटिकल इंडक्शन को हम कैसे इम्प्लाई करते थे, तो उसकी कुछ स्टेप्स होती हैं। हमें करना क्या होता है कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें जो n होता है, स्मॉल n, ये हमेशा नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। ठीक है, ये कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। तो नेचुरल नंबर हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से वी हैव PN। ठीक है, मैथमेटिकल इंडक्शन जो हमने 11th पे सीखा था, तो सबसे पहले उसमें हम क्या किया करते थे कि हमें कोई भी एक PN जो भी गिवन होता था उसको हम PN कंसीडर कर लेते थे और उसके बाद हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते थे। अगर वो स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू होती है, फिर हमारा काम होता था कि n इज इक्वल टू k के लिए उसको वो ट्रू होगा ये एज्यूम कर लेते थे। सबसे पहले n इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करते थे, अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होता था तो हम n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम करते थे। ये हम एज्यूम करते थे वहाँ पर, एंड देन आफ्टर दैट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू होगा ये हम प्रूफ कर देते थे वहाँ। यही 3 स्टेप तो रहती थी। ठीक है, क्योंकि अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए, अगर नेचुरल नंबर 1 है, 1 के लिए ट्रू है, तो उसके बाद हम ये प्रूफ कर देते थे, ये सपोज कर देते थे कि k के लिए भी, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स होती हैं जैसे k प्लस 1, तो यही हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वहाँ पर यह रहता था। तो यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन है। तो वी हैव, तो जो भी स्टेटमेंट में गिवन था उसको हमने PN कंसीडर कर लिया है। तो PN आपका ये है। ठीक है, ये हमें जो भी गिवन था, एंड देन हमने 1 के लिए n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक किया क्या स्टेटमेंट ट्रू है, एंड देन वी फाउंड P1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, और हमें मिल गया है कि स्टेटमेंट ट्रू है ये n इज इक्वल टू 1 के लिए। देन आफ्टर दैट तो वी एज्यूम, अगर 1 के लिए ट्रू होता था तो उसके बाद हम n इज इक्वल टू k के लिए कंसीडर करते थे कि ये PK भी ट्रू होगा। P1 ट्रू है तो PK भी ट्रू होगा। ठीक, तो PK इज ट्रू, तो ये PK कुछ इस तरह का होगा, बस हमें n को k से रिप्लेस कर देना है। जो भी आता है हम इसको अपनी इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे, इक्वेशन 1। एंड देन नाउ जब PK के लिए हम ट्रू लेकर चलेंगे, यानी कि उसको यूज़ करेंगे और प्रूफ करेंगे कि वो PK प्लस 1 भी ट्रू होगा। कब, जब भी अगर PK ट्रू होगा तो PK प्लस 1 भी ट्रू होगा, यानी कि कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स के लिए ट्रू होगा। ठीक है, क्योंकि 1 के लिए तो हम ट्रू करके दिखा ही चुके हैं। अब हमें 2 के लिए नहीं दिखाना, 3 के लिए नहीं दिखाना है, हमें अब एक जर्नल हमने k के लिए हमने एज्यूम कर लिया है, क्योंकि जब 1 के लिए ट्रू होगा तो k के लिए भी ट्रू होगा, और k के लिए ट्रू होगा तो k प्लस 1 यानी कि उसका जो कॉन्सिक्यूटिव नंबर है उसके लिए आप और प्रूफ करके दिखा दो, तो हम कह देंगे कि वो n के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है,
अब जो हमें यानी कि अब हमें प्रूफ करना है, हमारा क्वेश्चन बना है कि वो जो पी के प्लस वन होगा ये ट्रू होगा कब, जब भी पी के इज़ ट्रू। तो पी के प्लस वन कुछ इस तरह से हमने लिख लिया है, ये बस एन की जगह के प्लस वन रिप्लेस, एन को के प्लस वन से रिप्लेस कर दिया है। तो हमने यहाँ पर एल एच एस ले ली है, एल एच एस। तो ए के प्लस वन को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए के इंटू ए। ए के की वैल्यू हमने ऊपर से लिखी है, ये वाली ए के की वैल्यू हमने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर दी, ठीक है। ये ए के की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और ये ए की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी। अब हमें क्या करना है, सिंपली इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमने सिखाया है। तो दिस तो ये आपकी एलिमेंट्स मिल गए मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो ये जो एलिमेंट्स हैं कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है जो 11th क्लास में हमने सीखा था, ठीक है। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए प्लस बी का होता है, एंड ये साइन ए प्लस बी और ये कॉस ए प्लस बी। तो सिंपली जैसे ही आप मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे एज सच फॉर्मूला ही क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। आप उसमें वो 11th वाले जो ट्रिग्नोमेट्री थी उसका फॉर्मूला सम ऑफ एंगल्स वाले लगा दीजिएगा जो आपने 11th में सीखे थे। तो हमें वो कुछ इस तरह के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। एंड देन आप यहाँ से इसमें जो एंगल है थीटा कॉमन ले लीजिए, सब में से थीटा कॉमन ले लीजिए। तो ये थीटा कॉमन आके बाहर आ गया है, एंड देन देयरफॉर, और यही मेरा RHS था, ठीक है। यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि P k प्लस वन इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस वन। हेंस मैंने k प्लस वन के लिए ट्रू प्रूफ कर दिया है। इसका मतलब ये जो मुझे गिवन था, जो जर्नलाइज वैल्यू थी a टू द पावर n, जो जर्नलाइज्ड वैल्यू थी वो ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए भी होल्ड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से हम PMI को यूज़ करके क्वेश्चंस, मैट्रिक्स के क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम मिसलेनियस एक्सरसाइजेस के कुछ क्वेश्चंस को। यहाँ पर भी हम PMI का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। किस तरह से सॉल्व करना है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है, शो दैट, मुझे ये इक्वल टू, मुझे दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करके दिखाना है, वेयर I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 वेयर n बिलोंग इन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैंने देखिए क्वेश्चन देख के पहचानेंगे कि उसमें हमें करना क्या है, कि जब भी आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू गिवन हो और वहाँ पर कुछ एक जनरलाइज्ड रिलेशन या जनरलाइज्ड वैल्यू को शो करना हो। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं AI प्लस BA होल पावर n, a रेज टू द पावर n इंटू I प्लस n a रेज टू द पावर n माइनस वन इंटू BA, ठीक है। तो एक जनरल वैल्यू दे रखी है, एक जनरल रिलेशन दे रखा है, तो उसको हमें शो करके दिखाना है, ठीक है। और एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें गिवन है, तो उसको प्रूफ करते हैं हम PMI को यूज़ करके, ठीक है। जब भी हमें कुछ जर्नलाइज्ड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे होंगे तो वहाँ पर हम PMI यूज़ करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एंड देन सॉल्यूशन देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इंडक्शन क्या होता है, मैथमेटिकल इंडक्शन जो आपको बताया है। तो जो भी आपको रिलेशन गिवन होगा, जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसको हमने PN कंसीडर कर लिया है, ठीक है। ये हमें गिवन था। हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर n जो था n बिलोंग इन ऑल सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो यानी कि हम n से, n का मतलब क्या है, नेचुरल नंबर, तो 1 से स्टार्ट होते हैं। तो 1 के लिए सबसे पहले चेक करेंगे क्या ये 1 के लिए ट्रू है या नहीं। तो 1 के लिए यानी कि n की जगह हमने 1 सब्स्टिट्यूट किया, जहाँ जहाँ n था 1 सब्स्टिट्यूट किया, एंड देन वी फाउंड दिस रिजल्ट।
तो ये इक्वल टू आ गया है, दैट मीन्स P1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब इसके बाद जब n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप रहती है कि हम n इज इक्वल टू k के लिए एज्यूम कर लेंगे कि वो हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि n इज इक्वल टू k के लिए वो स्टेटमेंट ट्रू होगा। 1 के लिए ट्रू हुआ है तो k के लिए भी ट्रू होगा। ठीक है, तो हमने k के लिए ट्रू एज्यूम कर लिया और फिर हम प्रूफ करेंगे कि k प्लस 1 के लिए भी ट्रू होगा। तो हमने जब एज्यूम किया तो पी के हमारी एक स्टेटमेंट आई, तो पी के को हमने जहाँ जहाँ n था उसको k से रिप्लेस करके अपना एक स्टेटमेंट बना लिया है। ठीक है, ये और जो पी के की वैल्यू होगी जो हमारा यहाँ पर होता है पी के, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं क्योंकि इसको हमें आगे यूज़ करना होता है। ठीक है, एंड नाउ वी हैव टू प्रूव दैट इट इज़ ट्रू, दैट मीन्स पी के प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर पी के इज ट्रू। अगर पी के ट्रू होगा तो वहाँ पी के प्लस 1 भी ट्रू होगा क्योंकि हम कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1 के लिए ट्रू था तो फिर हमने एक जनरल वैल्यू k के लिए एज्यूम किया, इसके लिए भी ट्रू है। तो फिर अगर हम ये प्रूफ कर दें कि k प्लस 1 यानी कि इसकी जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म है उसके लिए भी ट्रू होगा तो फिर वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा। यही PMI कहता है। ठीक है, एंड नाउ अब हमें ये रिलेशन शो करके दिखाना है। तो अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है, यहाँ से हमने इसकी LHS ले ली है। ठीक है, ये वाली LHS ये ले ली है। अब यहाँ पर इन ब्रैकेट AI प्लस BA रेज टू द पावर k प्लस 1 हमने इसको ब्रेक किया तो दिस टू द पावर k इंटू दिस। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन 1 से, इक्वेशन 1 ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 से ये है इक्वेशन 1 से वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू इस यूज़ करेंगे इक्वेशन 1, ये वैल्यू हमने यूज़ की, इसकी वैल्यू, एंड देन ये हमने एज इट इज़ लिख दिया। एंड नाउ अब इस ब्रैकेट की और इस ब्रैकेट को हमने ओपन किया है, अंदर मल्टीप्लिकेशन किया, तो सिंपली आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे करते हैं मल्टीप्लाई करके हमें 4 टर्म्स मिल गई हैं एंड देन i इंटू आई को मैंने i ही लिखा रहने दिया। ठीक, एंड ये स्टेप मैंने एज इट इज़ लिख ली क्योंकि i जो है वो किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, अगर हम a से मल्टीप्लाई करेंगे इस i की तो वही a मिल जाएगा मुझे। एंड देन ये वाली टर्म मैंने यहाँ लिख दी है। एंड नेक्स्ट जो भी था मैंने सॉल्व करके नेक्स्ट स्टेप लिख दीजिए। आप इसको समझ लीजिएगा, कुछ टिपिकल नहीं है यहाँ पर, बस केवल मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट्स को ओपन किया गया है एंड देन जो भी हमें मिलेगा वो हम इसको इक्वेशन 2 बोल देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म आ रही है a इंटू ए, दैट मीन्स वॉट, a इंटू ए का मतलब a मैट्रिक्स हमें गिवन थी और उसका मल्टीप्लिकेशन करना है, दैट मीन्स a स्क्वायर फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पर a इंटू ए हम अलग से फाइंड कर लेंगे, ये हमें गिवन था, ये a था इंटू और ये a, हमें a इंटू ए किया और वो कुछ इस तरह से आ गया, दैट मीन्स o आ गया, नल मैट्रिक्स आ गया, जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ पर हम इसको फिर से उसी 2 में पुट कर देंगे, जहाँ पर a इंटू ए था वहाँ पर हम o पुट कर देंगे जो नल मैट्रिक्स आई है। ये तीनों टर्म्स हमें गिवन थी, वहाँ ऊपर हमने फाइंड कर ली थी। उसके बाद दिस इंटू ए था ऊपर, तो वहाँ पर हमने इसकी जगह o पुट कर दिया है। ठीक है, o एंड देन o क्या होता है बताइए, o क्या होता है? मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में o कैसी मैट्रिक्स होती है, और जब उसकी प्रॉपर्टीज़ कराई थी मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज़ तो वहाँ पर भी बताया था कि o एक एडिटिव आइडेंटिटी होती है और एडिटिव आइडेंटिटी अगर हम किसी में भी ऐड करेंगे तो वही मैट्रिक्स आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप हमारी ये आ गई है और अगर देखें तो यही हमारा RHS है जो ऊपर अभी हम लेकर चले थे, यही हमें प्रूफ करके दिखाना था, तो ये RHS आ चुका है। ठीक है,
बस अब मुझे अपने रिजल्ट को लिख देना है। तो यानी कि पी के प्लस वन के लिए ट्रू हो गया है। जब इसके लिए ट्रू हो गया देन जो हमें रिलेशन गिवन था वो भी ट्रू होगा सारे नेचुरल नंबर्स के लिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पीएमआई को किस तरह से यूज़ करना है वो इन दोनों क्वेश्चंस में दिखाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लिया है जो सेकंड है, उसमें भी हम पीएमआई को ही यूज़ करके सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया एक जर्नल वैल्यू, एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको गिवन होगी और एक जर्नल वैल्यूज़ के लिए हमें प्रूफ करके दिखाना है, जहाँ पर n बिलोंग इन सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो वाई पी एम आई हमने फिर से मैथमेटिकल इंडक्शन का प्रिंसिपल यूज़ किया एंड देन ये हमारी एक जनरल स्टेटमेंट है जो हम पी एन को कंसीडर कर लेते हैं। ये जनरल स्टेटमेंट लिख दी। सबसे पहले हमारा काम स्टेप बाय स्टेप वही रहेगा। फर्स्ट स्टेप हम n इज इक्वल टू वन के लिए चेक करेंगे, यानी कि P1 के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पर n की जगह 1 रखेंगे। तो n की जगह 1, तो a टू द पावर n है तो a रेज टू द पावर 1 हो गई। और यहाँ पर 3 टू द पावर n माइनस 1, तो 1 माइनस 1 0 हो गया। जहाँ जहाँ n माइनस 1 था n की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। तो मैंने सबकी 3 टू द पावर सब में 0 आ जाएगा और 3 टू द पावर 0 का मतलब होता है 1। तो ये सारे के सारे 3 टू द पावर 0 है, तो यहाँ पर सारे के सारे ये एलिमेंट्स 1 आ जाएंगे। एंड देन ये फिर से ए के इक्वल हो जाएगा जो आपको गिवन थी मैट्रिक्स। ठीक है, दैट मीन्स व्हाट वी कैन से P1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। P1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया है। तो जब P1 के लिए ट्रू हो जाता है उसके बाद हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये K के लिए भी ट्रू होगा। एंड आफ्टर दैट वी हैव टू शो दैट इट विल ऑल्सो बी ट्रू फॉर K प्लस 1, n इज इक्वल टू K प्लस 1। तो assume that pk is true for n is equal to k and then pk को हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ n था उसको रिप्लेस कर देंगे हम k से, तो ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। एंड देन अब हमें प्रूफ करना है कि ये pk प्लस 1 भी ट्रू होगा जब जब pk ट्रू होगा। pk को हम ट्रू एज्यूम कर चुके हैं तो फिर हमने लिया है कि pk प्लस 1 प्रूफ करके हमें दिखाना है। तो पी के प्लस 1 के लिए लिखेंगे हम, तो पी के प्लस 1 को हम कुछ इस तरह से लिख लेंगे। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में n था अब हमने n को रिप्लेस किया है k प्लस 1 से। तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन में n था हम k प्लस 1 सब्सिट्यूट कर देंगे। तो क्वेश्चन में एक्चुअली n माइनस 1 था तो n की जगह k प्लस 1 करेंगे और एक माइनस 1 ऑलरेडी है तो ये वैल्यू k आ जाएगी। ठीक, तो फाइनली इसलिए यहाँ पर 3 टू द पावर k लिखा गया है सब में। ठीक है, तो अब हमें फाइनली ये रिलेशन प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, दिस एंड नाउ टेकिंग LHS। तो LHS मैंने ली है तो a टू द पावर k इंटू a हम लिख सकते हैं इसको। और a टू द पावर k क्वेश्चन में मुझे गिवन था, जो अभी मैंने n इज इक्वल टू k के लिए जो मैंने एज्यूम किया था उसको मैं एक इक्वेशन 1 कह देता हूँ और वो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये आया है यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड देन तो ये हो गया हमारा k टू द पावर a टू द पावर k और इनटू ये हो गया है a। तो दोनों मैट्रिक्स की हमें मल्टीप्लाई करनी। मल्टीप्लाई हम सिंपली करते हैं जैसे हम करते थे। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो ये आ गया ये तो एक्चुअली सब 1 1 है तो ये सारी वैल्यूज़ भी इक्वल आएंगी। और यहाँ पर हम 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1, 3 टू द पावर k माइनस 1 3 टाइम्स ऐड हो रहा है तो मैंने इसको 3 टाइम्स 3 टू द पावर k प्लस 1 लिख दिया तो सब में एज इट इज़ आएगा। ठीक है, एंड नाउ ये 3 टू द पावर k माइनस 1 और एक पावर इसमें ऐड हो जाएगी तो ये फाइनली 3 टू द पावर k बन जाएगा सब में। ठीक है, एंड यही हमारा RHS था। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पर जो हमारा रिलेशन आया k p k प्लस 1 भी ट्रू हो गया जहाँ पर n इज इक्वल टू k प्लस 1 हमने लिया था। तो इस कैलकुलेशन को आप सेल्फ सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है, केवल मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं करना और फाइनली आप अपने उसी रिजल्ट पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। थर्ड क्वेश्चन आपको सेल्फ कर लेना है
हम उसमें भी PMI को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, इफ़ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस प्रूव दैट AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है कि A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। तो सिंस A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो जब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती हैं तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है कि ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A एंड ट्रांसपोज ऑफ B इज इक्वल टू B। ठीक है, दोनों सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं A एंड B। तो हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये मैट्रिक्स AB माइनस बी ए जो होगा वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो स्क्यू सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि उसका ट्रांसपोज जो आना चाहिए वो -A आना चाहिए। तो दैट मीन्स इसका ट्रांसपोज माइनस दिस आना चाहिए। तो हमने ये लिख लिया कि अब हमें ये रिलेशन प्रूफ करके दिखाना है। तो इसका हमने LHS ले लिया। ठीक है, LHS आ गया। LHS में हमने ये ट्रांसपोज, ये ब्रैकेट को ऑफ किया है। एंड उसके बाद एक रिवर्सल लॉ जो होता है, मैंने आपको बताया था रिवर्सल लॉ कि ट्रांसपोज ऑफ AB जो होता है वो ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A होता है। यही रिवर्सल लॉ होता है। तो यहाँ पर वही रिवर्सल लॉ लगाया एंड देन ये रिवर्सल लॉ हो गया। यहाँ पर ट्रांसपोज ऑफ B जो था मुझे B गिवन था, ये क्वेश्चन में मुझे गिवन था ट्रांसपोज ऑफ A, क्योंकि A और B मैट्रिसेस जो थे वो सिमेट्रिक मैट्रिसेस थे। तो A डैश इज इक्वल टू A एंड B डैश इज इक्वल टू B। ये कहाँ से मैंने लिखा है? ये मैंने यहाँ से लिखा है। ठीक है, इसको मैंने यूज़ कर लिया है। ठीक है, ये रिलेशन मिला। अब यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया, और ये फाइनली वही RHS आ गया जो मुझे प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था? कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर। शो दैट द मैट्रिक्स B डैश AB इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज A सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन की लैंग्वेज को हम पहले समझते हैं कि क्या है। हमें ये शो करना है कि ये वाली जो मैट्रिक्स है B डैश AB ये सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक कब है? ये सिमेट्रिक तब है जब A सिमेट्रिक है। ठीक है, ध्यान से समझते रहिए। ये जो हमें गिवन मैट्रिक्स है ये सिमेट्रिक तब है जब A सिमेट्रिक है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक तब है जब ये A स्क्यू सिमेट्रिक है। कहने का मतलब हमें जो मैट्रिक्स गिवन है ये सिमेट्रिक तब होगी जब A सिमेट्रिक होगा। अगर A स्क्यू सिमेट्रिक हो गया तो फिर ये भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। A पर डिपेंड कर रहा है सब कुछ। ठीक है, तो हमने ले लिया है A अगर सिमेट्रिक होगा तो हम कुछ रिलेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, ट्रांसपोज ऑफ A इज इक्वल टू A। देन हमें शो करना है कि ये भी तो हमें शो करके दिखाना है कि ये भी A सिमेट्रिक होगा। अगर A सिमेट्रिक है तो ये भी सिमेट्रिक होगा, अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो हमें प्रूफ करना है कि ये सिमेट्रिक होगा। तो हमने इसकी LHS को ले लिया है, LHS आ गई है। अब क्या किया, सिंपली हमने इसमें इसका ट्रांसपोज लेना है तो अपना रिवर्सल लॉ लगा दिया है। रिवर्सल लॉ B डैश, ठीक है, रिवर्सल लॉ ट्रांसपोज ऑफ AB इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B इंटू ट्रांसपोज ऑफ A। यही रिवर्सल लॉ लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, ये स्टेप आ गई है। एंड देन ये स्टेप B डैश, देखिए ट्रांसपोज ऑफ B जो होता है वो B हो जाता है, तो इसकी वैल्यू B आ गई है। हमें गिवन था कि A डैश इज इक्वल टू A। ठीक है, A हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स था तो A डैश इज इक्वल टू A हो जाएगा, और A डैश इज इक्वल टू A हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दिया। एंड देन हम वही रिलेशन पर आ गए जो हमें प्रूफ करना था ये। ठीक है, हमें ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो इसका मतलब हमने प्रूफ करके दिखा दिया कि B डैश AB इज सिमेट्रिक कब? जब A सिमेट्रिक होगा। अब हमें प्रूफ करना है कि अगर A स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। B डैश AB भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा, और जब स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम ये लिख सकते हैं कि इसका ट्रांसपोज जो होगा वो निगेटिव ऑफ दिस होगा। ठीक है, अब हमें ये प्रूफ करना है। तो इसका हमने LHS ले लिया। LHS लेने के बाद इसमें रिवर्सल लॉ लगाया है। सिंपली ये रिवर्सल लॉ लग गया। रिवर्सल लॉ ये ट्रांसपोज ऑफ B ऑफ ट्रांसपोज ऑफ B ऑफ ट्रांसपोज ऑफ B। ठीक है, जब ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज होता है तो वो फिर से उसी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है।
ठीक। और यहाँ पर इस बार ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए क्यों होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, दैट मीन्स ए का डैश जो होगा वो माइनस ए होगा। तो यहाँ पर इसलिए ए डैश को हमने माइनस ए से रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस ए इधर आ गया। तो फाइनली जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया है। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। तो अगर ए सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी सिमेट्रिक होगा, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तो अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ गिवन था, वो मैंने लिखा नहीं है, आप क्वेश्चन से देख सकते हैं। क्वेश्चन में मुझे कुछ एक वैल्यूज़ गिवन थी, मैंने उसको टेबल में अरेंज कर दिया। क्या था क्वेश्चन में, मुझे कुछ दो मार्केट गिवन थी, मार्केट ए, मार्केट फर्स्ट, मार्केट सेकेंड, और उसके कुछ प्रोडक्ट्स थे। ठीक है, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा था कि मार्केट फर्स्ट में एक्स प्रोडक्ट, इतने एक्स प्रोडक्ट जो हैं वो प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इतने वाई प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, इतने जेड प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, और इनकी मुझे कॉस्ट भी गिवन थी। एक्स वाई जेड जो प्रोडक्ट्स हैं इनकी कॉस्ट मुझे गिवन थी, तो वो मैंने यहाँ लिखी है, द यूनिट सेल प्राइसेस। ठीक है, तो इसमें ये जो कॉस्ट है ये सेलिंग प्राइस है इनकी, ठीक है, जिसमें बेचा जा रहा है। तो एक्स वाई एंड जेड आर रिस्पेक्टिवली गिवन एज, ये 2.5 रुपीज़, 1.5 रुपीज़, ठीक है, और ये 1 रुपी। द टोटल रेवेन्यू हमें फाइंड करना था फर्स्ट, इसके दो पार्ट हैं, तो ए पार्ट में हमें फाइंड करना है इसका टोटल रेवेन्यू दोनों मार्केट का अलग अलग कितना होगा। तो मार्केट फर्स्ट, मार्केट सेकंड का जो टोटल रेवेन्यू है वो हमने फाइंड करना है। तो मार्केट फर्स्ट का जो टोटल रेवेन्यू है उसको फाइंड करने के लिए मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज किया है। तो टोटल रेवेन्यू इन मार्केट फर्स्ट एंड मार्केट सेकंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एज, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में कुछ इस तरह से अरेंज कर सकते हैं कि जो भी एलिमेंट्स थे वो मैंने इधर लिख दिए हैं। ठीक है, ये मेरे प्रोडक्ट्स हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, ये मार्केट फर्स्ट हो गया, ये मार्केट सेकंड हो गया है, और ये उसकी कॉस्ट आ गई है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, और मुझे जो फाइनली मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है मार्केट फर्स्ट और मार्केट सेकंड का टोटल रेवेन्यू। दैट मीन्स ये कोई भी टू क्वांटिटी आएंगी, दो आएंगी, एक तो फर्स्ट के लिए आएगी, एक सेकंड के लिए आएगी। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसका मैट्रिक्स बनाऊं तो एक वैल्यू मुझे ये मिलेगी, एक वैल्यू मुझे ये मिलेगी। दैट मीन्स व्हाट, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा 2 तो रो हो जाएंगी, और कॉलम यहाँ पर एक ही होगी, यानी कि इसका ऑर्डर हो जाएगा 2y1 का। ठीक है, तो यानी कि मुझे जो रिजल्ट मिलेगा यहाँ पर मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो 2y1 का मिलेगा, वो 2y1 की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो मैट्रिक्स का आप ऑर्डर निकाल लीजिएगा इस तरह से। तो यहाँ पर जो मैंने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो मैंने सारी वैल्यूज़, तो ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो, और ये 1 2 3 3 कॉलम और 2 रो। दैट मीन्स इसका ऑर्डर मैंने लिख लिया 2y3 का ऑर्डर है, और इसका जो कॉस्ट गिवन थी यहाँ पर सेलिंग प्राइस, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो 1 2 3 रो और 1 कॉलम, तो 3y1। दैट मीन्स इसका जो प्रोडक्ट आएगा, ये 2y3 और ये 3y1, तो प्रोडक्ट जो आएगा वो 2y1 का आएगा। तो ये 2y1 का प्रोडक्ट आया है। दैट मीन्स उसमें 2 रोज होंगी, 2 रोज हो गई, और एक कॉलम होगा। तो और फाइनली हमारा जो आंसर होगा वो रेवेन्यू ऑफ मार्केट फर्स्ट और रेवेन्यू ऑफ मार्केट सेकंड होगा। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है, मैंने पहले ही मैट्रिक्स बना के रख ली है, इसकी वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो सिंपली आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए, देन दिस इनटू दिस। तो सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वही आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ऐड कर देना है। ठीक, ये पूरा सॉल्व करने के बाद मेरी जो वैल्यू आई है वो फाइनली 46,000 एंड 53,000। तो ये फर्स्ट कंपनी का रेवेन्यू हो जाएगा 46,000, और ये सेकंड कंपनी का रेवेन्यू हो जाएगा 53,000। ठीक है, समझ रहे ना। अब ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, सॉल्व कर लीजिएगा, इजी है, इजी कैलकुलेशन है।
अब आते हैं अपने इस बी पार्ट पर। इसी का एक बी पार्ट था कि उसमें फाइंड करना था कि मुझे ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है, मार्केट ए का ग्रॉस प्रॉफिट और मार्केट फर्स्ट वाले मार्केट का और सेकंड वाले मार्केट का ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो रहा है। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए तो प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट मुझे पता है कि प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट कैसे निकलता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस उसकी माइनस कर देते हैं। तो सिंपली मुझे इसमें जो रेट, मुझे सेलिंग प्राइस फर्स्ट वाले पार्ट में गिवन था और सेकंड वाले पार्ट में मुझे उसका कॉस्ट प्राइस गिवन था। तो कॉस्ट प्राइस कुछ इस तरह से है, इफ़ यूनिट कॉस्ट ऑफ, एक यूनिट की जो कॉस्ट है वो एक्स की 2 रुपीज़, वाई की 1 और जेड की 50 पैसे, ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था। प्रॉफिट का फॉर्मूला ये होता है, मुझे प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट निकालना था ना, तो इसलिए सेलिंग में से कॉस्ट वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, तो जो इसकी मुझे मैट्रिक्स बनेगी, जो मुझे पहले मुझे गिवन था 2.5, ठीक है, 2.5 जो था वो सेलिंग प्राइस था। अब वो एक्स, जो एक्स प्रोडक्ट था उसकी जो यूनिट वैल्यू थी, यानी कि एक की जो कॉस्ट थी एक आर्टिकल की वो 2.5 थी और जो उसकी सेलिंग प्राइस 2.5 थी और कॉस्ट प्राइस 1.5 है। दैट मीन्स इसको माइनस कर देंगे तो जो प्रॉफिट होगा एक्स पर, जो एक्स पर, एक्स की एक यूनिट पर प्रॉफिट 50 पैसे का आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक्स की एक यूनिट का प्रॉफिट 50 पैसे, ये एक्स के लिए प्रॉफिट है, ये बाई का प्रॉफिट है और ये मेरा जेड के एक यूनिट का प्रॉफिट है। ठीक है, और यूनिट मेरी कितनी है, नंबर ऑफ यूनिट्स मेरी ये नहीं, ये मार्केट फर्स्ट की, ये मार्केट सेकंड की। ठीक है, तो मुझे जो गिवन था वो मैंने यहाँ पर लिख लिया, ये मैंने फाइंड किया, ये माइनस करके मुझे फाइंड करना था ग्रॉस प्रॉफिट, इसलिए प्रॉफिट के लिए मुझे एस पी गिवन था उसको मैंने सी पी उसमें से माइनस किया और वो मैंने उसकी एक अलग मैट्रिक्स तैयार कर ली। और ग्रॉस प्रॉफिट मुझे फाइंड करना है इस क्वेश्चन में, देन ग्रॉस प्रॉफिट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स एज। ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करने के लिए मैं जो मुझे गिवन डेटा होगा मैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करूँगा। ये फर्स्ट और ये सेकंड मार्केट है, तो ये मैंने प्रोडक्ट्स लिख लिए हैं, ये मैंने उनकी कॉस्ट, ये मैंने प्रॉफिट लिखे हैं। ठीक है, ये ना तो सेलिंग प्राइस है ना ही कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट मुझे फाइंड करना था इसलिए मैं मल्टीप्लाई प्रॉफिट से करूँगा, तो प्रॉफिट मैंने निकाल लिया है। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करके ये 50 पैसे आ गए हैं सबके। ठीक है, तो मैंने देखा कि इसका पहले ऑर्डर क्या हो, इसका ऑर्डर है 2/3, इसका ऑर्डर है 3/1, तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलेगा मैट्रिक्स में उस मैट्रिक्स का ऑर्डर रहेगा ये 2 और ये 1, 2/1 का। 2/1 का मतलब, तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आएगी वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा मार्केट फर्स्ट का, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा मार्केट सेकंड का। तो मैंने फिर वही किया काम, सिंपली इसकी मल्टीप्लाई इस रो की इस कॉलम से, तो वो ये आ गई है, और इस रो की इस कॉलम से की तो फिर वो ये आ गई। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो दिस प्लस दिस 15,000 एंड देन 17,000। तो मैंने लिख लिया है, हैंस ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट फर्स्ट 15,000 रुपीज़ एंड ग्रॉस प्रॉफिट इन मार्केट सेकेंड इज 17,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मैट्रिक्स x so that x into दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। तो यहाँ पर x एक मैट्रिक्स है, उसकी मल्टीप्लाई किसी एक मैट्रिक्स के साथ हो रही है और वो एक तीसरी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो हमें x मैट्रिक्स को फाइंड करना है। ठीक है, तो द मैट्रिक्स गिवन, तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि ऑर्डर को चेक कर लिया है। ठीक है, ऑर्डर को मैंने चेक किया है, मैंने जो एक्स मैट्रिक्स जो मुझे फाइंड करनी होगी, तो पहले अगर मुझे जब तक ये नहीं पता चलेगा उसका ऑर्डर क्या है तब तक मैं उसके एलिमेंट्स को फाइंड नहीं कर पाऊंगा। तो पहले मैंने ये देखा कि जो मुझे एक्स मैट्रिक्स फाइंड करनी है उसका ऑर्डर क्या होगा, और उसका ऑर्डर पहचानने के लिए मैंने क्या किया, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, जो भी आपको गिवन मैट्रिक्स हैं उनका आप ऑर्डर लिख लीजिएगा। ये है 2/3, ठीक है, और ये जो मुझे प्रोडक्ट में मुझे मैट्रिक्स मिली है इसका भी ऑर्डर 2/3। अब ये देखिए, ये 2/3 आ रहा है, इसका मतलब ये वाला जो 3 आता है ये यहाँ से आता है, और ये वाला जो 2 आता है वो इसके जो यहाँ मैट्रिक्स होती है उससे आता है, और ये वाला 2 कॉमन होता है यहाँ पर,
तो ये कुछ इस तरह से रही होगी, ठीक है। ये 2/2 की ये जो x मैट्रिक्स होगी ये 2/2 की मैट्रिक्स रही होगी, तभी ये 2/2 की मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ये मैट्रिक्स होगी और इसकी मल्टीप्लाई 2/3 मैट्रिक्स के साथ की होगी, तभी आंसर में जो मैट्रिक्स आ रही है वो 2/3 ऑर्डर की आ रही है, ठीक है। क्योंकि ये 2 और ये 2 कॉमन होता है तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 यही उसके प्रोडक्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर बन जाता है। तो मैंने कुछ इस तरह से देखा कि जो मुझे ये गिवन था ये 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, और ये जो प्रोडक्ट में आ रही थी ये भी 2/3 मैट्रिक्स की, ये भी 2/3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स रही होगी यही 2/2 के ऑर्डर की ही होगी, क्योंकि ये वाला 2 और ये वाला 2 कॉमन होता है तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो ये जो 2 बचा और ये 3 बचा यही इसका ऑर्डर होता है प्रोडक्ट मैट्रिक्स का। तो यहाँ पर मैंने एलिमेंट्स लिख लिए A, B, C एंड D। ये चारों एलिमेंट्स को मुझे फाइंड करना है 1 बाय 1। तो मैं कैसे फाइंड करूँगा, सिंपली आप इसकी मल्टीप्लाई इस वाले तो मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा दो मैट्रिक्स की, ठीक है। तो दिस रो इनटू दिस कॉलम देन दिस। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं वैसे आपने कर ली है, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया एंड देन इक्वल टू दिस। तो जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं आपस में तो उनको हम इक्वेट कर देते हैं, उनके जो भी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उनको हम इक्वल करते हैं। और जब हम इक्विवेलेंस ऑफ हमने मैट्रिक्स पर पढ़ा था, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, उसमें क्या था कि वो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेम ऑर्डर की, ये भी 2/3 की, ये भी 2/3, ये भी 2/3, तभी हम उसको इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलेंगे और उसको हम इक्वेट कर देते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करके। तो दिस इज इक्वल टू -7 एंड दिस इज इक्वल टू -8। तो मैंने यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन लिख ली हैं। एंड C+4D इज इक्वल टू 2, 2C + 5D इज इक्वल टू 4। तो मैंने यहाँ से 4 इक्वेशंस बना लिए हैं और ये मेरी चारों की चारों इक्वेशंस लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं। इनको मैंने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है, जो कि मैंने 10th क्लास में सीखा था, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड से आप इसको सॉल्व करके A, B, C, D की वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये चारों वैल्यूज़ फाइंड होने के बाद आपको इसी मैट्रिक्स फॉर्म में इन सारे एलिमेंट्स को लिख देना है जो भी आपने फाइंड किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इफ A and B आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर सच दैट AB इज इक्वल टू BA, देन प्रूव वाई इंडक्शन दैट अगर A और B स्क्वायर मैट्रिसेस हैं कुछ इस तरह से कि AB इज इक्वल टू BA है, यानी कि वो कम्यूट फॉर्म में है, तो हमें इंडक्शन से प्रूफ करना है, यानी कि मैथमेटिकल इंडक्शन से। तो हमें प्रूफ करना है A इंटू बी टू पावर n इज इक्वल टू बी टू पावर n इंटू ए, और फर्दर प्रूफ दैट, और उसके बाद हमें तो यहाँ पर दो चीज़ें प्रूफ करनी है। एक तो आपको ये प्रूफ करना है और दूसरा आपको ये भाई रिलेशन प्रूफ करना है, A इन ब्रैकेट AB टू द पावर n इज इक्वल टू A टू पावर n इंटू बी टू द पावर n फॉर ऑल n बिलोंग इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको अच्छे से समझिएगा। सॉल्यूशन देखते हैं। तो हमें मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करना था, तो वही PMI, तो यूजिंग PMI यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये जो मुझे गिवन होता है ये मेरी एक PN स्टेटमेंट होती है, और अगर मैं इसमें n की जगह 1 पुट करता हूँ तो उसके लिए मैं चेक करूँगा कि n इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं। तो P1 को मैं फाइंड करूँगा, तो n की जगह 1 पुट किया और ये मुझे वही मिल गया जो मुझे गिवन था क्वेश्चन में। AB इज इक्वल टू BA, मुझे दो मैट्रिसेस इस तरह से गिवन थी सच दैट AB इज इक्वल टू BA, मुझे क्वेश्चन में गिवन था। दैट मीन्स दिस इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब जब n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू आ गया है तो मैं एज्यूम करूंगा कि ये k के लिए भी ट्रू होगा, n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू होगा। तो एज्यूम दैट PK इज ट्रू, ये भी ट्रू होगा n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू k के लिए ये भी ट्रू होगा।
तो इसके लिए मैंने ये स्टेटमेंट लिखी पी के, और इसको मैं इक्वेशन ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इसका यूज़ करना पड़ेगा. नाउ वी हैव टू प्रूव दैट पी के वन इज ट्रू फॉर एन इज इक्वल टू के प्लस वन. ठीक है, तो इसकी मुझे 3 ही स्टेप होती हैं पीएमआई में. बस ध्यान रखनी है कि सबसे पहले क्या करना होता है. सबसे पहले एन इज इक्वल टू वन के लिए हम चेक करते हैं कि ट्रू है, कोई भी स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. ट्रू होती है उसके बाद मैं एन इज इक्वल टू के लिए बोल देता हूँ, एक जनरल वैल्यू ले लेता हूँ, और उसके बाद उसकी एक के एन इज इक्वल टू के प्लस वन कॉन्सिक्यूटिव वैल्यू भी उसकी ले लेता हूँ. उसके लिए मुझे शो करके दिखाना है कि एन इज इक्वल टू के लिए मुझे ये मैंने एज्यूम कर लिया, यूज़ करूँगा और इसको शो कर दूंगा. ठीक है, तो अब मुझे ये रिलेशन प्रूफ करके दिखाना है. ठीक है, ये रिलेशन दिस इज इक्वल टू दिस. तो मुझे क्या करना है, ये प्रूफ करना है. इसके लिए मैंने LHS ले ली है. LHS, तो LHS मैंने लिख ली. तो a इंटू बी टू द पावर के प्लस वन को मैंने इसको ब्रेक करके लिखा पार्ट्स को, तो b टू द पावर k इंटू बी आ गया. तो इसको केयरफुली समझते रहिएगा, बहुत ईजी सा है. ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, जो मुझे इक्वेशन 1 गिवन थी, इक्वेशन 1 अभी जो मैंने के लिया था, ये इक्वेशन 1 यहाँ से ए बी टू द पावर के, वो बी टू द पावर के इंटू ए के इक्वल है. इसको मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा. ठीक है, ये जो यहाँ पर ए बी टू द पावर के जो है वो बी टू द पावर के इंटू ए आ गया है. कहाँ से, यूजिंग इक्वेशन 1. इसके सामने मैंने इसका रीज़न लिख रखा है, हर एक स्टेप के सामने उसका मैंने रीज़न लिख रखा है, तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हो. ठीक है, तो ये a इंटू बी टू के को मैंने बी टू के इंटू ए लिख लिया इक्वेशन 1 को यूज़ करके. एंड देन अब मैंने क्या किया, एक एसोसिएटिव लॉ होता है. ठीक है, ये जो ब्रैकेट है इसको मैं ब्रेक करके, ठीक है, जैसे इन ब्रैकेट बी टू द पावर इंटू ए और बी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाली स्टेटमेंट को मैं ये लिख सकता हूँ क्योंकि ये एसोसिएटिव लॉ होता है. क्योंकि हमने देखा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो एसोसिएटिव होता है. ठीक है, तो ये वाली जो ब्रैकेट थी, फर्स्ट 2 एलिमेंट्स के बीच जो ब्रैकेट होती है वो मैं लास्ट 2 एलिमेंट्स के बीच ब्रैकेट लगाकर लिख सकता हूँ. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसके बीच ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ लिख दिया है बाय एसोसिएटिव लॉ. इसको मैं एसोसिएटिव लॉ यूज़ करके मैंने इस ब्रैकेट में कन्वर्ट किया. अब ए बी जो था वो बी ए के इक्वल था, ए बी जो था वो बी ए के इक्वल था. ये मुझे क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी इज इक्वल टू बी ए, वो मैंने यहाँ पर लिख लिया. ठीक है, तो वो मेरी ये स्टेटमेंट आ गई. अब मैंने फिर से एसोसिएटिव लॉ लगाया, तो इसको और इसको मैंने ब्रैकेट में लिख लिया, बी टू पावर के इंटू बी. ठीक है, इस तरह से. अब बी टू पावर के इंटू बी जो होगा वो बी टू पावर के प्लस वन बन जाएगा इंटू ए, और यही मुझे प्रूफ करना था. ठीक है, यही मुझे RHS में लिखा हुआ था. तो फाइनली क्या हुआ कि ये पी के प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया. जब मैंने एन इज इक्वल टू के प्लस वन ले लिया था, तो ये पी के प्लस वन के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी. तो बाय PMI वी हैव दिस. ये जो रिलेशन था ये सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा. एंड देन अब मुझे जो इसमें सेकंड वाला प्रूफ था वो करना है. अब मुझे सेकंड वाले क्वेश्चन में ये प्रूफ करना था कि a इंटू बी होल पावर n इज इक्वल टू a टू पावर n इंटू बी टू पावर n फॉर ऑल n बिलोंग इन नेचुरल नंबर्स. यहाँ पर मेरा फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए ये स्टेटमेंट मेरा ट्रू आ गया है, p1 इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. एंड देन आफ्टर दैट मुझे एज्यूम कर लेना होता है कि pk भी ट्रू होगा. pk इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k के लिए, तो n इज इक्वल टू k के लिए भी स्टेटमेंट ट्रू होगा. इसको मैं यूज़ करूँगा, तो ये pk की वैल्यू लिख कर मैं ये रिलेशन लिख कर इसको इक्वेशन ले लेता हूँ क्योंकि मुझे इसको यूज़ करना होगा आगे. एंड नाउ वी हैव टू प्रूव, और उसको प्रूफ करना है अब कि वो k प्लस वन. तो n इज इक्वल टू k के लिए मुझे एज्यूम कर लेता हूँ और n इज इक्वल टू k प्लस वन के लिए मुझे प्रूफ करके दिखाना होता है. तो अगर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के लिए मैं दिखा दूँ, k के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूँ और k प्लस वन के लिए मैं प्रूफ कर देता हूँ. इसका मतलब कॉन्सिक्यूटिव के लिए ट्रू है. तो यही PMI कहता है, कॉन्सिक्यूटिव यानी कि वो सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा. ठीक है, तो तो मुझे अब ये रिलेशन प्रूफ करके दिखाना है. मैंने इसका LHS ले लिया है. ठीक है, LHS को मैं कुछ इस तरह से लिख लूँगा. LHS ए बी
टू द पावर k प्लस 1 है तो a टू द पावर k और जो 1 है उसकी पावर अलग कर ली है इंटू ए भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ से मैं इसकी पावर को मैंने ब्रेक किया तो a टू द पावर k आ गया, b टू द पावर k आ गया एंड देन ठीक है ये a टू द पावर k इंटू बी टू पावर k इंटू ए भी आ गया। अब मैंने यहाँ पर एसोसिएटिव लॉ लगाकर इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज किया है। किनके बीच ब्रैकेट लगा दी, b टू द पावर k और a के बीच में, क्योंकि ये एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, ठीक है। और ये b टू द पावर k इंटू ए जो होता है ये अभी मैंने फर्स्ट वाले पार्ट में प्रूफ किया है, वी हैव प्रूव्ड अबव। जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें मैंने यही प्रूफ किया है तो इसको मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया, ठीक है। जो फर्स्ट वाले पार्ट में प्रूफ किया था उसको मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है। तो ध्यान से देखिएगा, यही मैंने प्रूफ किया था कि बी टू पावर के इंटू ए इक्वल होगा ए इंटू बी टू पावर के फर्स्ट पार्ट में जो प्रूफ किया था। तो इसको मैंने ये लिख लिया एंड देन अब मैंने इसके और इसके बीच ब्रैकेट लगा ली और इसके बीच फिर से मैंने इसको एसोसिएट कर दिया है, ठीक है। तो ये ब्रैकेट आ गई, ये ब्रैकेट आ गई। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए टू पावर के इंटू ए को ए टू पावर के प्लस 1 और बी टू पावर के इंटू बी को बी टू पावर के प्लस 1। तो यही मेरा RHS हो जाएगा जो मुझे प्रूफ करना था। के इज तो जहाँ n था n की जगह k प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। ये मुझे प्रूफ करना था। तो फाइनली पी के प्लस 1 इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1। तो जो ये रिलेशन होगा ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स के लिए ट्रू होगा, क्योंकि 1 के लिए मैंने ट्रू कर दिया था, k के लिए मैंने एज्यूम कर लिया था कि ये k के लिए, जब 1 के लिए ट्रू है तो k के लिए भी ट्रू होगा। और उसके बाद k प्लस 1 के लिए मैंने जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म होगी उसके लिए भी ट्रू प्रूफ करके दिखा दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अब तो सारे, जब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स के लिए हो गया तो 1 2 3 जितने भी नेचुरल नंबर्स होंगे सबके लिए ही ट्रू होगा। तो फाइनली यहाँ पर ये प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये मिसलेनियस के बाकी के, देखिए जहाँ मिसलेनियस एक्सरसाइज में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो मेन क्वेश्चन थे, जो थोड़े डिफरेंट थे, जो आपको करने में प्रॉब्लम होती है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। बाकी के जो क्वेश्चन बचे हैं वो एकदम ईजी क्वेश्चंस हैं, वो आपको सॉल्व करने हैं। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारा डिटर्मिनेंट चैप्टर होगा, चैप्टर 4।